हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 26 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए जाएंगे। और हर करंट अफेयर्स आपका जो है मैपिंग के माध्यम से और स्ट्रेटेजी के माध्यम से जो है बताया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे नए क्वेश्चन आपको जो है मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के जो है इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज दो महत्वपूर्ण दिवस है, इसके बारे में देखिएगा, डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं। आज जो है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस है। कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो क्यों 26 नवंबर को मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान जो है अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत मतलब जो है अपनाया गया था। अपनाने का मतलब है कि इसी को संविधान सभा ने जो है ये लगभग संविधान जो पूरा हो गया था। और जो है पूर्ण रूप से नहीं कहेंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया था। तो आप सब जानते होंगे इसी दिन जो है गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन जो है संविधान तैयार हो गया था कब? 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि जो प्रस्तावना में भी पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया जाता है। और उसके बाद 2015 में ये शुरुआत किया गया था, जब बी आर अम्बेडकर की जो है 125वीं जयंती जो है मनाया जा रहा था। तो उस दिन जो है ये घोषणा किया गया था कि हम संविधान दिवस मनाएंगे। तो आपको याद रखना है ये कब से मनाया जा रहा है। दूसरे नंबर आप सब जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान के जो है निर्माता है। जो संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष जो 7 सदस्यीय मेंबर था, उसके अध्यक्ष भी जो है बी आर अम्बेडकर थे। तो ये आपको याद रखना, संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है? 26 जो है नवंबर को मनाया जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखना। दूसरे नंबर कब से मनाया जा रहा है? तो 1949 से, सॉरी देखिएगा, 1949 को ये अपनाया गया था। 2015 से इसको जो है मनाया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, आज जो है नेशनल मिल्क डे मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय दूध जो है दिवस है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है मनाया जा रहा है, आपको याद रखना कब? 26 नवंबर को मनाया जा रहा है। तो ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो भारत में श्वेत क्रांति हुई थी, व्हाइट रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, इसी इन्हीं की देन है। इन्हीं की वजह से जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की वजह से ये जयंती मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक हैं। उन्हीं की याद में जो है, उन्हीं की जयंती में जो है ये दिवस मनाया जाता है। तो देखिएगा ये दिवस याद करने का तरीका कि 26 नवंबर को जो है दुग्ध दिवस मनाया जाता है, और 26 नवंबर को जो है क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखना इससे कि जब दूध पी करके हम पूरा दिन जो है संविधान पढ़ते रहते हैं, और संविधान पढ़ना जरूरी भी है, क्योंकि जो है उससे जो है पूरा नॉलेज मिलता है हमें क्या करना है, कौन कैसे हमारा कौन शोषण करेगा तो कैसे हमें बचना है, सरकार से कैसे जवाब करना है, हमें बोलने स्वतंत्रता मिला। तो दूध पी कर आदमी जो है दिन भर के पूरा जिंदगी जो है दूध पी पी करके संविधान पढ़ता रहता है। तो दूध एक पौष्टिक आहार है, इसको भी आप जानते होंगे। तो दूध सब लोग को पीना चाहिए। कौन कौन दूध, किसको किसको दूध नहीं अच्छा लगता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दूसरे नंबर ये देखिएगा, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर देखेंगे तो अपना प्यारा देश इंडिया है। ये चीज आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पे कौन है आपको बताना है, क्योंकि हम नहीं बताएंगे। हम कम से कम आपको 4-5 बार वीडियो में कई बार बता चुके हैं, अब आप बताइएगा। और दूसरे और देखिएगा स्टेट में देखेंगे, राज्य में, तो सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में जो देखेंगे राजस्थान है। और तीसरे नंबर पे कहीं आपको एमपी मिलेगा, कहीं राजस्थान मिलेगा। तो इसको बहुत ज्यादा वो न करिएगा, आप आगे पीछे देख लीजिएगा कौन है कौन नहीं है। तो मतलब ये जानिएगा, ये 4 राज्य हैं, यूपी राजस्थान एमपी, सॉरी यूपी राजस्थान एमपी, और यहाँ गुजरात है। देखिएगा गुजरात, ये गुजरात है। गुजरात जो है आगे पीछे रहता है। तो गुजरात एमपी में कौन आगे पीछे थोड़ा सा, कहीं कुछ देता है कहीं कुछ देता। तो ये देखिएगा 4 राज्य यही है, यूपी राजस्थान एमपी और गुजरात। तो ये 4 राज्य हैं सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। तो याद रखना है ये चीजें। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भी याद रखना है कि इनकी जयंती पर जो है ये मनाया जाता है। तो इन्हीं को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वर्गीस कुरियन को। इनका इमेज देख लीजिएगा। आपको ये बताना क्या इनको भारत रत्न मिला था कि नहीं मिला था, और मिला था तो कब मिला था ये भी बताना है। दूसरे नंबर इनकी कुछ जो है ये 26 नवंबर 1921 से जो है 9 सितंबर 2012 को इनका डेथ हो गया था। तो ये इनके बारे में कुछ अवार्ड है, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको पद्म श्री जो है 1965 में दिया गया था, पद्म भूषण 1966 में दिया गया था, और कृषि रत्न पुरस्कार जो है 1986 में दिया गया था, और पद्म विभूषण जो है 1999 में दिया गया था। तो आपको पता चल गया होगा कि भारत रत्न को दिया गया है कि नहीं दिया गया है।
तो महत्वपूर्ण पर्सन है, इनकी वजह से ही आज हम दूध में जो है दूध उत्पादक में जो है सबसे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो है उत्पादन करते हैं, दूध उत्पादन में सबसे अग्रणी है कह लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महत्वपूर्ण है, बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात फेंगल जो है का नामकरण किस देश ने किया है? तो आपको बताना है फेंगल, ये आपको याद रखना है, फेंगल क्योंकि पूछा जा सकता है। तो विकल्प में किस देश ने इसका नामकरण किया है, तो ये कहाँ उठा है? ये बंगाल की खाड़ी में उठा है, ये भी आपको याद रखना है। तो नाम किसने रखा है? विकल्प में है बांग्लादेश ने, सऊदी अरब, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जिसे कहते हैं, पाकिस्तान। तो सही उत्तर आपका रहेगा सऊदी अरब ने इसका जो है नामकरण किया है। तो ये चीजें याद रखना है। नामकरण के लिए जो है 13 देशों की एक समिति बनी है, अभी आपको हम बता देते हैं कौन कौन से उसमें शामिल हैं। तो ये देखिएगा, आपको पहले देखिएगा ये चक्रवात को जो है अलग अलग क्षेत्रों में क्या कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि हरिकेन को किस क्षेत्र में कहा जाता है। तो ये देखिएगा जो ये कैरिबियन सागर है और उसके आसपास जो ये अमेरिका का पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र है, तो यहाँ जो है इसको क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है। जून और अक्टूबर माह में सबसे ज्यादा आता है। वहीं देखेंगे हिंद महासागर में इसे साइक्लोन कहा जाता है, भारत के दक्षिण क्षेत्र में जो है जितने वो हैं क्षेत्र। और टाइफून जो है ये देखेंगे तो ये टाइफून आपका कहाँ आएगा? ये यहाँ चीन और इधर क्या है जापान और इधर फिलीपींस वाले क्षेत्र में जो है टाइफून कहा जाता है। कहीं कहीं टाइफून कहा जाता है, कहीं कहीं टाइफून। तो ये टाइफून याद रखना है, इस क्षेत्र में टाइफून कहा जाता है। और वहीं ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बिली बिली कहा जाता है। तो बिली बिली आपको जानना है कहाँ कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया के जो है ये देखिएगा पूर्वी क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के ये बिली बिली इसका नाम दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। और ये देखिएगा 2024 में ही 2-3 चक्रवात आए थे, तो इसको देख लीजिएगा, शायद हम आपको उसमें नहीं कवर किए हैं। तो इसको देखिएगा, अभी जो है पिछले महीना अक्टूबर में ही ये कौन सा आया था? दाना आया था। तो अक्टूबर में आया था, कहाँ आया था? बे ऑफ बंगाल में आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद रेमल आया था अभी कुछ दिन पहले। रेमल मतलब ये जान लीजिए मई के आसपास आया था, जून में। तो ये भी बे ऑफ बंगाल में आया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये दाना अभी रिसेंट आया है पिछले महीने में, तो इसको आपको बताना कौन सा देश इसका नामकरण किया है। और 2 देश इसमें कंफ्यूजन है, कहीं गूगल पे या कहीं भी सर्च करेंगे तो कभी कोई नाम दे रहा है, कभी कहीं कोई नाम दे रहा है। जैसे ये आपको बता देता है, जरूरी है, दाना के लिए कभी कभी सऊदी अरब दिखा रहा, कभी कभी कतर दिखा रहा। तो आपको बताना कौन दोनों में से कौन है। और उसके बाद अभी असना आया था, ये अरब सागर में आया था अगस्त में। तो ये चीजें आपको याद रखना। 3 चक्रवात हो गए जो अपने इंडियन ओशन के आसपास जो है आए थे, मतलब या तो अरब सागर में या तो बंगाल की खाड़ी में। तो ये चीजें याद रखना है, दाना, रेमल, असना जो है अरब सागर में आया था। और ये आपको बता ही दिया गया। उसके बाद देखिएगा जो नामकरण होता है, कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं। तो हिंद महासागर क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं, जैसे देखिएगा ये मतलब ये पूरा हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर के ये आसपास जितने देश हैं, 13 देश हैं लगभग। तो वो 13 देश जो है इसके मिल करके एक समिति बनाए हैं, और उस समिति के द्वारा जो है जैसे एक नाम कोई डिसाइड कर दिया, एक नाम, फिर अगला बार जब कोई चक्रवात आएगा तो एक देश जो किया वो उस चक्रवात फिर नहीं डिसाइड करेगा, फिर अगला देश फिर करेगा, फिर उसके बाद जब कोई अगर चक्रवात आएगा तो फिर अगला देश करेगा। तो इस तरह से नाम का डिसीजन होता है। एक एक देश जो है एक एक बार जो है नाम का वो करता है, और 4-4 लिस्ट होता है नाम का, ऐसे लिस्ट रहता है, उसी में से जो चूज किया जाता है कि कौन सा नाम जो है रखा जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो भारत समेत जो है 13 देश इसमें शामिल है। उसमें कौन कौन से देश हैं? जैसे बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, ईरान हो गया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यमन। तो ये चीजें आपको याद रखना है, इतने देश जो है इसमें शामिल है इसके नामकरण में। तो ये चीजें याद रखना है। तो अगला देखिएगा, ओरेसनिक हाइपरसोनिक मिसाइल जो समाचारों में था, तो किस देश द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो ये देखिएगा किस देश द्वारा विकसित किया गया है। तो ये रूस द्वारा भी जो है विकसित किया गया है, इसको टेस्टिंग किया गया था। तो ये न्यूज में था, तो आपको याद रखना है। इसका देखिएगा अभी परीक्षण किया गया था ओरोसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल रेंज की। इसका रेंज जो है 3000 से 5500 किलोमीटर तक का जो है मार करने की क्षमता है, और यह यूरोप और पश्चिमी अमेरिका में लक्ष्यों पर जो है हमला कर सकती है।
तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है उस तरह से जो है इसकी विशेषता है। ये आंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? आईसीबीएम। इसका मतलब होता है एक महाद्वीप से लेकर के दूसरे महाद्वीप पर मार करने की क्षमता रखना। जैसे हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं, लेकिन अगर हम अफ्रीका महाद्वीप में या यूरोप महाद्वीप में जो है इतना क्षमता विकसित कर लें कि जो है दूसरे महाद्वीप पर ही जाकर के यहाँ से जो है गोला दाग सके, तो उसे कहते हैं अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो याद रखना है भारत के पास जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में कौन सा मिसाइल है, ये आपको बताना है। तो ये देखिएगा इसके बारे में। और अभी आपका ये भी बता दें, पूरे विश्व में पहली बार हुआ है, इसकी न्यूज में ज्यादा इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी पहली बार हुआ पूरे विश्व में जब रूस द्वारा जो है कहा यूक्रेन में जो है इसका परीक्षण किया गया। परीक्षण नहीं कहेंगे उसको, मतलब ये जान लीजिए उसको डराने के लिए यूक्रेन में ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जो है वो किया गया, उसके द्वारा जो है आक्रमण किया गया। तो ये चीजें आपको याद रखना है। रूस द्वारा भी यूक्रेन में जल्दी ही जो है पहली बार इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जो है उसके द्वारा हमला किया है। तो ये इसीलिए काफी न्यूज में था, तो इसको आपको जानना जरूरी है। अगला देखिएगा, COP29 में जो है विश्व के नेताओं ने जो है कब तक विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस में जो है 1.3 ट्रिलियन डॉलर देने की जो है प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो कब तक देने के लिए कहा है? तो विकल्प में देखिए 2028, 2032, 2035, 2040। सही उत्तर आपका रहेगा 2035 तक जो है ये व्यक्त किया गया है देने के लिए। तो कितना? 1.3 ट्रिलियन। तो आपको याद रखना है ये COP29 जो 29वां जलवायु जो है सम्मेलन हो रहा था, कहा? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका सम्मेलन अभी अजरबैजान के बाकू में हो रहा था। तो ये आपको याद रखना हुआ है। तो वहीं कई सारे डिसीजन लिया गया। अभी भारत के बारे में बताते हैं कि किस तरह से जो है भारत जो है इसी समझौते में 300 बिलियन डॉलर जलवायु वित्त का जो है उसको डील हुआ था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये आपको याद रखना है क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि जो है उनका मतलब है कि आप ज्यादा कम से कम जो है फैक्ट्री लगाइए और कम से कम जो है पर्यावरण प्रदूषण करिए। तो ये बताइए, हमारे यहाँ इतना जनसंख्या है इंडिया में, और उनकी अभी हमारे जो है हम डेवलपिंग कंडीशन में है, और वो लोग क्या है अपना प्रदूषण से खराब कर चुके हैं पूरा इन्वायरमेंट है, और वो लोग तो अपना विकास कर चुके हैं, लेकिन हम लोग रुक जाएंगे क्या उनके कहने से? तो हमें अभी आवश्यकता है विकास करने की। तो इसीलिए जो है भारत ने ऐसे जान लीजिएगा इसी कारण से ये रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि भारत अपने विकास को जो है कभी रोक नहीं सकता है उनके कहने से। प्रदूषण हो रहा, मान रहे हैं हम ये भी मान रहे हैं कि हाँ प्रदूषण हो रहा है और इन्वायरमेंट को भी नुकसान हो रहा, लेकिन तो हमारे यहाँ जो वो भी आवश्यकता है कि हमारे यहाँ विकास भी जो है होना चाहिए। तो ये चीजें जो है आपको याद रखना। इसीलिए जो है इसे 300 बिलियन डॉलर का जो है जलवायु फंड जो है जलवायु फाइनेंस जो है इसको डील को अस्वीकार किया है। तो ये 2035 तक का जो है 1.3 ट्रिलियन जो है विकासशील देशों के लिए जलवायु फाइनेंस का लिए घोषणा हुआ था। और COP29 आपको बता ही दिया अजरबैजान के बाकू में हुआ था। इस थीम था जो है एक हरित दुनिया के लिए जो है एकजुटता। ये COP29 का जो सम्मेलन होता था उसको हम इसको कई बार आपको बता चुके हैं, कब जब होने वाला था, जब हुआ तब। तो ये 11 से लेकर के 22 नवंबर तक हुआ है अजरबैजान के बाकू में। इसका थीम था वही कि एक हरित दुनिया के लिए एकजुटता, सोलिडरिटी फॉर ए ग्रीनर वर्ल्ड। तो आपको याद रखना है। इसका मैप में देख लीजिएगा, ये है जो है बाकू। तो अजरबैजान की राजधानी बाकू है। इसका आर्मेनिया से हमेशा जो है लड़ाई चलता रहता है। तो आपको बताना है कैस्पियन सागर के तट पर जो है एक देश है और एक जो है क्षेत्र है। तो अगर जानकारी अच्छी लगती हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक जरूर इसको जो है पहुंचाइएगा और स्टडी ग्रुप में भी सेंड करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने जो है पार्ट ऐप लॉन्च किया है? तो पार्ट का अभी फुल फॉर्म भी आपको बता देते हैं। तो किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा सी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसे क्या कहेंगे? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये चीजें आपको याद रखना है। IAEA, इसने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पार्ट नामक जो है ऐप लॉन्च किया है। तो इसका काम क्या है देखिएगा, इसमें विकल्प में है जो इसके बारे में आपको बताना कि इसकी स्थापना कब कब हुई है। ये कोई जो है आपको हमेशा बताते हैं, जैसे विश्व आर्थिक मंच को बताना है,
अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन का और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी तो हम बता ही दे रहे हैं। तो ये देखिएगा, इसका जो है पार्ट का फुल फॉर्म है पर्सनल अलार्म असेसमेंट टूल। तो ये अलार्म के रूप में काम करेगा। तो इसका लक्ष्य है जो जैसे महत्वपूर्ण स्थान हो जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, या जहां ज्यादा पब्लिक रहती है, तो वहां के आसपास अगर कहीं रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन मतलब जिसको विकिरण कहते हैं, अगर वो निकल रहा है तो उसके खतरा को जो है जांच करना, तो इसका ये ऐप के माध्यम से जांच किया जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है, और महत्वपूर्ण भी ये काम है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहा जाता है, तो इसका स्थापना 1957 में हुआ था वियना ऑस्ट्रिया में जो है, ऑस्ट्रेलिया ना कह लीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ऑस्ट्रिया में इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जो है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी किया है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने किया है? तो विकल्प में यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो कौन लॉन्च किया है? तो यूनिसेफ ने जो है इसको लॉन्च किया है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जिसे कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसको क्यों लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में क्या बताया गया है, तो इसके बारे में आपको देख लीजिए। तो यूनिसेफ ने इसको जो है लॉन्च किया है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जिसे कहते हैं। किस शीर्षक से लॉन्च किया है? तो द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन इन ये चेंजिंग वर्ल्ड। तो परिवर्तित विश्व में जो है बच्चों का भविष्य क्या है, उसमें जो है उसके इस जो शीर्षक से इसको लॉन्च किया गया है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में जो है वर्ष 2050 तक बच्चों की संख्या जो है 106 मिलियन घट करके जो है 350 मिलियन रह जाएगा। यानी जो भारत में अभी बच्चों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है, वो घट करके 106 मिलियन घट जाएगा, और ये जो है 350 मिलियन रह जाएगा 2050 तक। और दुनिया के बच्चों का जो है 14.9% है। यानी अगर पूरे विश्व में 15%, इसको मान लीजिए पूरे विश्व में अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 15 बच्चे कहाँ से रहेंगे? अपने प्यारे देश इंडिया से रहेंगे। और यूनिसेफ के बारे में आपको जानना है। यूनिसेफ की स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये चीजें आपको याद रखना है। 1946 में क्वेश्चन पूछा गया है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। ये यूनिसेफ क्यों क्या कार्य करता है? तो दुनिया भर के जो बच्चे होते हैं उनके जीवन स्तर को ये सुधारने के लिए काम करता है। जैसे विश्व युद्ध हुआ था जब, तो विश्व युद्ध के दौरान जो कई सारे बच्चे ऐसे हुए थे, अनाथ हो गए थे, या तो वो मतलब पूरे रूप से असहाय हो गए थे पूर्ण रूप से, तो उनकी सहायता के लिए ये जो है लॉन्च किया गया था। तो याद रखना है, यूनिसेफ जो है संगठन बनाया गया था बच्चों के देखभाल के लिए, उनकी सहायता के लिए। अगला है देखिएगा, किस देश ने जो है डेविस कप 2024 का खिताब जीता है? तो किस देश ने जीता है? विकल्प में इटली, नीदरलैंड, फ्रांस, कनाडा। सही उत्तर आपका रहेगा इटली ने जो है इसको जीता है। तो जेनिक सिनर के बारे में जानते होंगे। इटली के जो है ये टेनिस प्लेयर है, तो इनके द्वारा जो है ये इनकी अगुवाई में इसको खेला गया है, तो ये जीता भी गया है। तो आपको नीदरलैंड को हरा करके ये जो है जीते हैं। नीदरलैंड पहली बार जो है फाइनल में खेला था, वो भी हार गया, तो इटली ने इसको जो है जीता है, आपको याद रखना है। तो देखिएगा जेनिक सिनर की अगुवाई में खेला गया था, और नीदरलैंड को हरा करके जो 2024 का डेविस कप खिताब कौन जीता है? तो इतालवी पुरुष टेनिस टीम ने जो है जीता है। इतालवी पुरुष टीम जो है इससे पहले 1976 में, 2023 में भी जो है डेविस कप जीत चुकी है, यानी 2024 में इसका तीसरा बार हो गया। तो 24 वाला याद रखना है। तो इटली देख लीजिएगा, ये इसका मैप है। इसका जो है राजधानी कहाँ है? तो रोम इसकी राजधानी है। और उसके बाद आपको ये बताना है यहाँ के प्रधानमंत्री या कौन है, तो आपको बताना है। और क्योंकि जो है आपको इसलिए बताना है क्योंकि यहाँ के प्रधानमंत्री काफी न्यूज में रहती हैं। ये राजधानी देखिएगा यहाँ है, तो आपको बताना कौन उनका नाम क्या है। मोदी के साथ जो है कितना वायरल जो है होती है। तो ये देखिएगा जेनिक सिनर है, इनको भी याद रखिएगा। अगला देखिएगा, 3 दिवसीय राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन जो है ज्ञान कुंभ नाम से कहाँ हो रहा है? तो कहाँ हो रहा है आपको बताना है। ये शैक्षणिक सम्मेलन है और ज्ञान कुंभ नाम से, तो ये आपको 3 दिवसीय हो रहा है। कहाँ? विकल्प में नई दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, पांडिचेरी, उसके बाद चंडीगढ़। सही उत्तर आपका रहेगा पांडिचेरी में जो है, पुंडचेरी या पांडिचेरी जो भी कह लीजिए, वहां इसका सम्मेलन हो रहा था। तो ये शिक्षा को जो बढ़ावा देने के लिए, कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन हो रहा था, अभी 3 दिवसीय हो रहा है। तो ये देखिएगा, आपको पहले ये जानना है कि जो देखिएगा इमेज शायद थोड़ा सा कम साफ है, लेकिन आपको जानने के लिए काफी है जानने के लिए।
तो आपको ये जानना है, ये पहले पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी जो है ये 3-4 जगह बटा हुआ। तो एक देखिएगा, एक ये आंध्र प्रदेश में कौन सा है, यनम है, और दूसरे नंबर तमिलनाडु में मुख्य पुडुचेरी है, जिसे मतलब इसका जो हेडक्वार्टर कह लीजिए ये है। तो पुडुचेरी में एक पुडुचेरी हो गया, एक कराईकल हो गया, और एक ये जो केरल में माहे हो गया। तो ये सब मिला करके जो है पुडुचेरी बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और इसका मुख्य जो है पुडुचेरी ये होता है जो तमिलनाडु में है, ऊपर वाले। तो ऊपर पुडुचेरी महत्वपूर्ण है और कराईकल नीचे उसके हैं। और माहे जो है केरल वाला, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके लिए इसलिए बताया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। ज्ञान कुंभ कहाँ हो रहा था, तो इसको कौन आयोजित किया रहा है, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास है, उसको ये आयोजित कराया है। तो आपको याद रखना पुडुचेरी में हुआ है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने मित्रों तक और स्टडी ग्रुप में शेयर भी करिएगा। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा, अपना और अपने परिवार का जो है जरूर ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में।